मैं आपका सर आकलन जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं और लगातार कई सारे जनसभा में आप जो है वहां पर शिरकत कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या लग रहा है आपको 10 तारीख को, मतलब वैसे तेजस्वी यादव ने भी अपने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि 9 तारीख को लालू यादव की रिहाई है, 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई है। आप इसको देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन भी होगा। नहीं, इस बात को बहुत यकीन के साथ हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जनता करने जा रही है। डेमोक्रेसी में तो वोटर्स ही सब कुछ है और हर व्यक्ति के वोट का वैल्यू एक ही है, चाहे प्रधानमंत्री वोट गिराए कि मुख्यमंत्री की नेता प्रतिपक्ष कि कोई चाय वाला कि कोई पान वाला कि कोई रेहड़ी वाला कोई पटरी वाला। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि रैन बसेरे जो बनाए लालू जी ने गरीब गुरबों के लिए, रिक्शा चलाने वालों के लिए, ठेला, उनको उजड़वा दिया या बंद करा दिया है। तो हमारी सरकार आएगी तो फिर से पटना की राजधानी जो है वहां रात में आप 11-12 बजे निकल जाइए, सड़क के किनारे आपको लोग सोए हुए मिलेंगे। तो ये क्या मानवीय गरिमा के अनुकूल जिंदगी है? क्या डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक संविधान उनको नहीं देता है? उनकी चिंता वेलफेयर स्टेट में करना किसका काम है? आप देखिए कि फल मार्केट को, सब्जी मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। आप देखिए कि पटना में दूध मार्केट को गिरा दिया गया, जिससे कितने लोगों का पालन पोषण होता था। तो हमारी सरकार आएगी तो हर जिले में एक बड़ा सब्जी मंडी हो, मछलियों का बाजार हो, जो जलकर समाप्त किया लालू जी ने, जो ताड़ी चुआने वाले थे उनका, फांसी भाइयों का समाप्त किया, ताड़ी पर भी कर लगता था। तो ये सब जो देसी कारोबार हैं और जो बुनकरों की समस्या, भागलपुर आप जाके घूम लीजिए, हैंडलूम बंद है, सूता मिल बंद है, आप जाइए सिवान तरफ, तो ये कौन ठीक करेगा? इसलिए जनता इस बात को समझ रही है कि तेजस्वी जी की सरकार जब बनेगी तो महीने भर के अंदर टाइम बाउंड प्रोग्राम नौकरी मिलेगी, महीने भर के अंदर किसानों का कर्ज माफ होगा, और जो कुछ भी होगा, जो लोग मजाक उड़ाते थे पैसा कहां से आएगा, नीतीश जी ये नहीं बोल रहे हैं कि 10 लाख का 1 करोड़ दे दो ना। भैया मुख्यमंत्री आप हैं, 15 साल से आप हैं, हमको एक बार तो मौका मिले तेजस्वी जी को। और इस रोज जनता हम पर भरोसा करेगी, अच्छा काम करेंगे, 20 महीने के अंदर तो 5000 किलोमीटर सड़कें बनवा दी तेजस्वी जी ने। पता कर लीजिए देश के किस पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाम पर ये गौरव दर्ज है। तो सर आपकी तरफ 15 साल तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 1 करोड़ जो आप बोल रहे हैं वह भी सच साबित होगा। हम तो खुदे बोल रहे हैं कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार नाकाफी है, लेकिन आपने तो जो पोस्ट क्रिएट किया हुआ है सरकार का उसको नहीं भर रहे हैं आप। बीपीएससी की परीक्षा क्या समय पर होती है और उसका रिजल्ट समय पर आता है? ये करते क्या है नीतीश जी, अपने ही 4 आदमी से केस करवा देते हैं उस एडवर्टीजमेंट के खिलाफ, और वो मामला अदालत में लटकता रहता, नियुक्ति प्रक्रिया खिंचती चली जाती है, 4 साल 5 साल में एक इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो पाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक भाई हैं और उनकी बर्तवारी समय पर नहीं हो रही है, जैसे ही पता चलता है कि लड़का क्या करता है, लड़का संविदा पर है, बर्तवारी भंगट जाती है वहीं पर। तो इसलिए शिक्षकों की नौकरी सम्मान की नौकरी रही है, समाज में उनको इज्जत के साथ लोग बिठाते रहे कुर्सी पर। आपने उनकी सैलरी इतनी ह्यूमिलिएटिंग कर रखी, सैलरी भी क्या मानदेय आप देते हैं, तो उसको बदल के हम लोग सेम वर्क सेम पे करने जा रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? तो आप जान लीजिए कि बिहार सरकार का जो बजट है वो 2,11,761 करोड़ का है, और खर्च कितना होता है? मात्र 60%। राशि जो है सरेंडर कर जाती है 40%, और उसके माने ये हुए कि 80,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार खर्च ही नहीं कर पाती है। और करती कहां पर खर्च है ये भी आप जानिए, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन पर, पानी की तरफ पैसे बहाए जाते हैं नीतीश जी के जरिए। और 24,500 करोड़ रुपये जो जल जीवन हरियाली के नाम पर इन्होंने उसका बंदर बांट किया है, ये तो विशुद्ध सरकारी खजाने को लुटाने जैसा है। आप शराबबंदी के नाम पर 10,000 करोड़ रुपया जो है उसका समानांतर उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, ये कौन बताएगा? आपने शराबबंदी तो कर दिया, ठीक है, और गली मोहल्ले टोले चौक चौराहे पर शराब का ठेका किसने खुलवाया? इसी नीतीश जी ने। तो पहले तो आपने लत लगवाई और उसके बाद आप जो है अचानक से माने जबरदस्ती आप जो है उनको ये करना चाहते हैं। और जेल में ठूसा किस समाज का आदमी गया? कमजोर पृष्ठभूमि के लोग जेल, लाखों लोग जेल में बंद हैं। ये किसके दोषपूर्ण नीति? जब शराब बंदी है बिहार में शराब मिल कैसे रहा है, थानों में पकड़े कैसे जा रहे हैं? सरकार इसमें शामिल है और सरकार ये अवैध वसूली कर रही है।
इसलिए सरकार ही इस शराबबंदी को फेल भी कर रही है। और हमारे जो जिस घर में बस एक कमाने वाला हो वो जेल चला जाए तो घर का घर साफ हो जाएगा, उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उसकी महिलाएं क्या करेंगी, ये सवाल है, बड़ा सवाल है। तो इसको कौन एड्रेस करेगा? तो हम तो कह रहे हैं कि शराबबंदी के लिए सामाजिक चेतना और जागृति लाना ज्यादा जरूरी है। गांधी जी ने यही किया गुजरात में, लेकिन आप जो है पहले सब उलट पुलट ढंग का काम करेंगे, बेशर्मी के साथ लोगों को शराब उसके मुंह तक पहुंचवा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप हम समाज सुधारक बनने चले। तो ये जो है इनकी जिद, इस वजह से बिहार इतना पिछड़ता चला जा रहा है। आप बताइए, एक खास जिले के आदमी अगर आप नहीं होंगे तो आपको कभी आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपका नाम देखकर इधर उधर कर देगा। तो ये नालंदा के ही सिर्फ मुख्यमंत्री हैं या पूरे बिहार के हैं, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इसलिए हमारी सरकार में तेजस्वी जी सिर्फ छापड़ा, राघोपुर, हसनपुर के नेता नहीं ना हैं, पूरे बिहार के नेता हैं। तो इसलिए पूरे बिहार भर में उनका दौरा हो रहा है और इसलिए पूरे बिहार के लोगों के साथ उनका एक आत्मीय संबंध है। अभी ये लोग क्या कर रहे थे कि नीतीश जी अति पिछड़ा के बड़े नेता हैं और अति पिछड़ा समाज में जो लोग नहीं जीतते थे एमपी एमएलए का चुनाव, उन सबको ससम्मान राज्यसभा विधान परिषद कौन भेजते थे? हमारे खगड़िया जगदम्बी मंडल, हमारे रामदेव भंडारी जी, अभी रामबली चंद्रवंशी जी एमएलसी हैं, विद्वान आदमी हैं, बीएन कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मूलो मंडल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ आरजेडी के, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। 2014 के लहर में भी भागलपुर से एमपी हुए थे, वो लड़ रहे हैं। जो अनीता चौधरी पिछली सरकार में एकमात्र अति पिछड़ा मंत्री थी, वो आरजेडी कोटे से थी। अनीता चौधरी नोखा से चुनाव लड़ रही हैं, शाहबाद रीजन, तो उसी इलाके से। उनके ससुर भी जंगी चौधरी जी थे मंत्री, उनके पति भी थे। तो हमारे यहाँ तो कोई वर्षा रानी जी पिछले बार चुनाव लड़ी थी, 10 महिलाओं को टिकट या 10 में 10 की जीत दर्ज हुई। इस बार तो फर्स्ट पेज में ही 10 महिलाओं को लड़ाया गया। एक ऋतु जायसवाल भी लड़ रही है, मुखिया है। उधर चर्चित हमारे यहाँ एक जो नियोजित शिक्षक थे उनको रिटायरमेंट करा के लड़ाया गया। और इस बार आरजेडी ने 23-24 अति पिछड़े को टिकट दिया है और जेडीयू ने सिर्फ 18 को। इसलिए हम तो उस मामले में भी सभी समाज के सभी वर्ग को लेकर साथ चल रहे हैं। महिलाओं में भी जो पिछली दफे थी आदिवासी जो सुरक्षित सीट है, तो वहां पुरुष को भी लड़ा सकते थे, लेकिन महिला को लड़ाया, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को। पातेपुर से उस बार जो है पासी चौधरी की महिला को लड़ाया था। अनीता चौधरी का नाम आपको बताया, वर्षा रानी जी का नाम बताया, रेखा पासवान जी इस बार भी लड़ रहे हैं मसौड़ी से। वहां कोई पुरुष पासवान भी लड़ सकता था कि नहीं? लेकिन सुरक्षित सीट में भी हमारी क्या प्राथमिकता है कि महिलाएं आगे रहें। रविंदर पाल जी गड़ेरिया समाज के आदमी, उनको एमएलसी बनाया उस जमाने में लालू जी ने। भोलाराम तूफानी जी मेहतर समाज के आदमी थे, उनको पशुपालन मंत्री बनाया था। आपको हमारे यहाँ विद्यासागर निषाद जी थे, उनको पशुपालन मंत्री बनाया, राज्यसभा के भी मेंबर रहे और राष्ट्रीय महासचिव भी थे। अब हाल ही में गुजर गए वो इसी कोरोना के समय में। तो इसलिए कोई समाज ऐसा नहीं छोटा। 28 जो है अपर कास्ट के लोग जीते थे 1990 में, 18 को उसमें मंत्री बनाया था लालू जी ने। कौन कहता है कि मतलब, लेकिन यह है कि कुछ चीजें अगर यथास्थितिवाद दरकती हैं, टूटती हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। मान सम्मान में किसी को यहाँ कोई कमी नहीं। आज मनोज झा जी हैं कि नहीं राज्यसभा सांसद, शिवानंद तिवारी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कि नहीं है, जगदा बाबू हैं कि नहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तनवीर हसन साहब वरीय उपाध्यक्ष हैं कि नहीं। पिछली बार भी सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को टिकट किसी पार्टी ने दिया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने। इस बार भी महिलाओं को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, वैश्य समाज के लोगों को। रामचंद्र पूर्वे जी तो वैश्य समाज से आते, पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी एमएलसी हैं। सिंधी समाज के थे जेठमलानी जी, वो राज्यसभा सांसद थे। अशफाक करीम जी रहे हैं, अभी एक फारूक शेख को विधान परिषद भेजा गया। तो कोई समाज का ऐसा हिस्सा नहीं है जिनकी नुमाइंदगी, अब कुछ लोगों को चूंकि अनर्गल प्रलाप करना होता है तो आर्टिकल 19 इसीलिए बाबा साहब ने दिया है कि सब लोग अपनी अभिव्यक्ति करें। अच्छी अभिव्यक्ति भी करते हैं, कई बार लोग अपने मन के पूर्वाग्रह को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार का जो चुनाव है वह किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारों के मुद्दे पर, नौजवानों के, अच्छा खेल कूद में भी सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल नहीं, क्रिकेटर तो तेजस्वी जी रहे हैं, उनकी कैप्टनसी में तो विराट कोहली तक ने खेला है। तो उन्होंने कहा कि हर प्रमंडल में, हर कमिश्नरी में एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाएंगे ताकि स्पोर्ट्स का भी वातावरण, कल्चर इलाके में रहे।
तीरंदाजी है, तैराकी है, घुड़सवारी है, कबड्डी है, इस तरह के देसी खेल को भी हम प्रमोट करेंगे ताकि मेडल ज्यादा से ज्यादा आ सके। राष्ट्रीय खेल हो, एशियाई खेल हो, या आपके राष्ट्रमंडल खेल हो, या आपका ओलंपिक हो, यहाँ बिहार के लोग भी जा सकें वहां। दूसरा, कला संस्कृति के क्षेत्र में शिवचंद्र राम जी पिछली दफे मंत्री थे। पहली दफे बिहार में LGBT महोत्सव हुआ था। प्रकृति ने, कुदरत ने किसी को किस हिसाब से बनाया है, किसकी अभिरुचि किस तरह की है, तो उनका हर जगह सम्मान, और लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई जजमेंटल नहीं हो सके किसी को लेकर। तो इसलिए उन्होंने ये सब काम किया। भिखारी ठाकुर की धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। रंग कर्म में हमारे तो एक मित्र जैनेन्द्र दोस्त जी, उन्होंने भिखारी नामा करके भिखारी ठाकुर पर JNU से PhD किए। हमारी तो कोशिश है और हमारी ख्वाहिश है कि वो पार्टी के कल्चरल विंग में को संभालें, जुड़े। विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी ठाकुर जी को, उन्होंने पलायन के दर्द को कितने मार्मिक और कितने कारुणिक ढंग से अपने साहित्य में वर्णित किया है। प्यारी है मत जइहा विदेशवा, हाँ, या गेले कलकतवा ये सजनी, अब जिनका भी हो, लेकिन ये सब तो है। और अरब चले जाते हैं लोग। अब हिंदी में जो था कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तो भाई ये तो भोजपुरी में भी ये दर्द है। और लालू जी तो कहते हैं ना कि लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता निकल गए। कलकत्ता निकलने का मतलब क्या? पूर्वोत्तर राज्य निकलने का मतलब क्या? आसाम जाने का मतलब क्या? कि यहाँ पर उस जमाने में भी पलायन होता रहा था। उस जमाने में, आज इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, होता था। लेकिन उस पर जो रोक लगे, उस पर जो यहाँ के स्थानीय कलाकारों को यहाँ अपनी कला को बिखेरने का मौका मिल सके। लालू जी तो ये सब करते थे। राष्ट्रभाषा परिषद के डायरेक्टर थे, तो कमलेश्वर को, मैंने उनकी सरकार थी राबड़ी जी के, और राष्ट्रभाषा परिषद के बैनर तले जब ये सब आयोजित हुआ था, वीरेंद्र जी थे उसमें डायरेक्टर, तो राजेंद्र जी को, कमलेश्वर को, आपके प्रभास जोशी को बुलाकर सम्मानित बिहार सरकार ने किया। लोगों ने बदनाम किया, और तेजस्वी जी ने तमाम तरह के जो विचलन हो सकते हैं जिसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया। हम सरकार में रहेंगे, हमसे गलतियां स्वाभाविक है, किसी से भी होगी, लेकिन हमारी सरकार में मुजफ्फरपुर में जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ जो दरिंदगी और हैवानियत के साथ जो खेल, मैंने एक गंदा और मैंने क्रूर ढंग से जो उनके साथ बर्ताव हुआ, क्या उसको बचाया? सरकार ने नहीं बचाया। इसकी जांच क्या कायदे से हुई है? तेजस्वी जी ने तो दिल्ली में सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, जो सभी दलों के नेताओं के जमावड़े के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। ये कौन है तोंद वाले? ये कौन है पटना वाले सर? ये कौन है वो नेता जो लगातार जो है वहां पर बलात्कार करते रहे थे? हमारी सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात है। मान लीजिए कि 10 लाख नौकरियां जो हैं वो पर्याप्त नहीं होंगी, तो हम 1500 रुपये प्रति माह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी, तेजस्वी जी बनेंगे, सरकार में आएंगे तो करेंगे। और जो चौधरी चरण सिंह जी बोलते थे किसानों की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, देश की खुशहाली का रास्ता। अब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं नहीं, देश की खुशहाली का रास्ता अंबानी अडानी के कारखानों, कल कारखानों, फैक्ट्रियों द्वारा गुजरेगा। तो कैसे हो जाएगा इस देश में? ये तो अनर्गल बात है। इसको कैसे हो जाने देगा इस देश का नौजवान किसान? तो इसलिए चरण सिंह जी का जो वो आह्वान था कि किसानों की एक आंख जो है, किसानों की जो एक नजर जो है वो हमेशा खेतों की मेरों पर, और दूसरी आंख हमेशा जो है दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ और पटना पर होनी चाहिए, ताकि उनके साथ कोई शरारत नहीं कर सके। दुर्भाग्य हम सब लोगों का है, हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव, फूलन देवी, यहाँ पर भगवती देवी, जिनकी बेटी बाराचट्टी से चुनाव लड़ रही है, वो भी भारी मतों से जीतेंगी, पूरा आपका मगध इलाका। ये सब जो हमारे पुरखे हैं, उनके किए गए कामों पर कोई पलीता लगाएगा तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो काम लालू जी ने बढ़ाया, जो 6-6, 7-7 विश्वविद्यालय खोले उन्होंने, राबड़ी जी ने, उनके समय में जो ग्रोथ रेट था वो जितना था, अंकलेश्वरैया ने तो लिखा था, लालू बीट्स नेहरू हॉलो। जो लोग पिछले हमारे शासनकाल को इस तरह से पेंट करते हैं वो गलत बयान ही कर रहे हैं, और नहीं उनको समझ में आए तो आप एक किताब, हम खुद से अपने बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उस किताब में लालू जी के जमाने में जो विकास के काम है उसका पूरा ब्यौरा है, रेफरेंसेस के साथ है, कोई क्रॉस चेक कर ले सकता है। क्या ये सच नहीं है कि लीची के उत्पादन में बिहार ने शानदार प्रदर्शन किया? क्या ये सच नहीं है कि बिहार जो है राष्ट्रीय उत्पादन जो होता था उसमें किसी भी सूबे से कम नहीं था? क्या यह सच नहीं है कि लिटरेसी रेट बिहार में जो 90 के दशक में था वो राष्ट्रीय
औसत से कहीं ज्यादा था? क्या ये सच नहीं है कि लालू जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 14% किया और राबड़ी जी ने 18% किया? क्या ये सच नहीं है कि सीनेट सिंडिकेट के जो का नॉमिनेशन होता था उसमें भी सीट को रिजर्व किया उन्होंने? क्या यह सच नहीं है कि लालू जी और राबड़ी जी ने सबसे ज्यादा स्कूल और ब्लॉक बनवाए, सबसे ज्यादा अनुमंडल बनवाए? क्या ये सच नहीं है कि झारखंड में जो भी 24 जिले हैं उसमें 7 जिले लालू जी के द्वारा बनाए गए हैं अविभाजित बिहार में? तो सुपौल हो, बांका हो, आपका कैमूर हो, बक्सर हो, आपका लखीसराय, जमुई, शेखपुरा हो, आपका अरवल हो, आपका शिवहर हो, आपका पुलिस जिला बगहा हो, ये सब किन्होंने बनाया? ये सब लालू जी राबड़ी जी का बनाया हुआ है। और हमारी सरकार बनेगी तो विकास की छोटी छोटी इकाइयां होंगी तो ज्यादा उसमें सहूलियत होगी कामकाज में। लोगों को मुंगेर इतना बड़ा जिला था, 6 जिला मिलाकर, जो खगड़िया से जाता था सतुआ सीधा बांध के, चाहे कबाला ठीक कराना है, चाहे कोई मान लीजिए मोटेशन कराना है, किसी को जमीन की रजिस्ट्री करानी है, बेचारा उस शाम में नहीं लौट पाता था। मीर कासिम का जो किला है जिसमें कलेक्ट्रेट है मुंगेर का, उस किले में जब एक बार आप प्रवेश करते, आप उस शाम में नहीं लौट सकते थे। इतनी भीड़, इतनी रौनक मुंगेर में। आज मुंगेर में क्या किया है इन बेशरमों ने उस बच्चे के साथ? और उसमें कौन शामिल है? राज्यसभा सांसद जदयू का, और उनकी बेटी वहां पर एसपी, वो किसी को डीजीपी को गुदानती थी वो क्या? जो पूर्व डीजीपी थे थोड़े बड़बोले थे, लेकिन डीजीपी का जो अपना प्रोटोकॉल होता है, क्या उनकी गरिमा भी बरकरार रहती थी क्या? ये तो अपने आप को सुपर सीएम समझती हैं। प्रशासन में सबका दायरा तय है कि विधायिका इस दायरे में काम करेगी, कार्यपालिका इस दायरे में काम करेगी, न्यायपालिका की अपनी सीमा है, आपके खबर पालिका, संवाद पालिका की भी अपनी गरिमा है, एक हद है। कोई भी किसी का अतिक्रमण करेगा तो ये जो ढांचा है ये नहीं मजबूत रह पाएगा। और इसलिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, ट्रिपल मर्डर हो जाता है एक ही परिवार का, गोडसे जिंदाबाद के नारे पटना की सड़क पर लगता है, ये कभी आपने सोचा था? क्या संविधान को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? और ये लोग क्या कहते हैं कि तेजस्वी जी जो है आर्थिक न्याय पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया, 10 लाख जो नौकरी है वो क्या सिर्फ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलेगा? वो क्या बाकी जाति के लिए नहीं मिलेगा? जो एक तयशुदा संवैधानिक एक तरह से व्यवस्था है, उस दायरे में सबके लिए हुआ है, इंक्लूसिव है। इसके बावजूद कोई एक बयान को निकाल लेना, उसको चलाते रहना मीडिया में, मैं समझता हूं कि सबको बहुत उत्तरदायित्व के साथ काम करना चाहिए। तेजस्वी जी सबको साथ लेकर चलेंगे, इस बात की गारंटी है। समाज का कोई हिस्सा नहीं छूटेगा। समाज में वो मसूद साहब कहते हैं ना, वो देखो पूरब से आ रहा है नए दौर का नया सवेरा, सुनहली किरणों की रोशनी में बदल रहा है घना अंधेरा। लुटे न कोई लूटे, लुटे न कोई लूटे, छिने किसी का ना आबुदाना, जमाना तुझको पुकारता है, लगा दो बढ़ के वो ताजियाना। तो वही तेजस्वी जी वो ताजियाना लगाने जा रहे हैं। 10 तारीख का इंतजार है। कल जो वोटिंग है वो भी सेकेंड फेज में भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और आखिरी चरण में भी हमारा शानदार प्रदर्शन होगा। जो मिथिलांचल मतलब कोसी बेल्ट जो है, और जो आपका समस्तीपुर का कुछ इलाका है, तो ये सब जो है, जो बची सीटें हैं, हम वहां पर बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय भी मिलेगा, हमारे नेता को भी न्याय मिलेगा, और बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि एक नए बिहार के निर्माण की ओर हम सब मिलकर प्रस्थान करें, और संवेद स्वर में हम लोग चतुर्दिक विकास जो है तीव्रतम गति से बिहार के कोने कोने, हर एक इलाके, हर एक मोहल्ले, टोले, जवार का हो सके। यहाँ पर भी जो है एक जेएनयू, डीयू, एएमयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू के स्टैंडर्ड की, जामिया के स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी हो, जिसमें गरीब गुरबों के बच्चे भी उच्च शिक्षा हासिल करें, बेहतर शोध का वातावरण हो सके, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी हो, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हाई हो, 5 साल में बीए का डिग्री नहीं मिले बल्कि 3 साल कोर्स जो है 3 साल में पूरी हो सके। यहाँ के लोगों को जो है, जो हमारा विशेष जोर है तेजस्वी जी का, कि 85% जो है बिहार का जो डोमिसाइल है, यहाँ के निवासियों को रोजगार मिल सके। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है उसमें परीक्षा लेकर हो, जैसे हरियाणा में होता, आपके उत्तर प्रदेश में होता, छत्तीसगढ़ में होता, मध्य प्रदेश में होता, ताकि यहाँ सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये सब हमारी कोशिश है, और निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारे नेता के अंदर दूरदर्शिता है, हमारे नेता बहुत पाक साफ तरीके से काम करने जा रहे हैं, और सबको साथ लेकर सर्व समावेशी समाज, जो समतामूलक समाज होगा, उसकी स्थापना पर विशेष जोर है।
और मैनिफेस्टो में किया गया एक एक वायदा हम सब लोग पूरा करने जा रहे हैं। शिक्षक की समस्या हो, छात्र की हो, नौजवान की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, गरीब की हो, बेसहारा की हो, ये सब लोग मुख्य धारा में आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार में जो बदलाव की किरण आज नजर आ रही है वह और पूरे संपूर्णता में अपनी छटा बिखेरेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये थे हमारे साथ जैन जिज्ञासु, जो आरजेडी के युवा नेता है, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए। कई सारे ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जो मतलब हमारे दर्शकों को बारीकी से बताया। और लेकिन 10 तारीख को आपका भी आकलन यही कह रहा है कि जो बातें हो रही है और जो उमड़ती भीड़ दिख रही है, और वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के साथ जो है सामाजिक परिवर्तन भी होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।